कल प्रॉब्लम इसमें आ गया था, इसके लिए नहीं आ रही है आवाज़। तत्व विभिन्न तत्व हैं, उनके परमाणु क्रमांक, उनके परमाणु भार के लिए हमने एक चार्ट बना दिया है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक लिख दिए 1, परमाणु भार लिख दिए 1। अब परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या। याद रखिए, परमाणु क्रमांक में प्रोटॉनों की संख्या आती है। अब परमाणु भार जहाँ है तो परमाणु भार का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों जोड़ के परमाणु भार उसको कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। और इसी को कहते हैं न्यूक्लियन संख्या। प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या दोनों को मिला करके न्यूक्लियन संख्या कहते हैं। ठीक, तो इस आधार पर देखा जाए, इस आधार पर अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में चूँकि 0 हैं, अब प्रोटॉन हाइड्रोजन में 1 है, अगर दोनों को आप जोड़ेंगे तो जोड़ भी आएगा 1, यानी भार आ गया 1। समझ गए? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यानी 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, तो भार आ गया 1। सोडियम में देखेंगे तो 11 प्रोटॉन है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11 है, 11 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कहते हैं 12 न्यूट्रॉन होते हैं सोडियम में, और 11 क्या हैं? प्रोटॉन हैं। तो जोड़ेंगे तो 23 आएगा। पोटेशियम में देखेंगे तो 19 परमाणु क्रमांक माने प्रोटॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या उसमें है 20। तो ये 20 में 19 जोड़ेंगे 39 आ रहा है। मैग्नीशियम में देखेंगे तो प्रोटॉन कितने हैं? 12 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन भी इसमें कितने होते हैं? 12 न्यूट्रॉन, तो 12 12 24 हो गया। अब कैल्शियम में देखेंगे 20 प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 20, और न्यूट्रॉन देखेंगे, न्यूट्रॉन अगर देखेंगे तो न्यूट्रॉन भी 20, तो इसको जोड़ करके देखिए 40 परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। एल्युमिनियम में परमाणु क्रमांक 13 है और परमाणु भार 27 है, तो न्यूट्रॉन कितने हुए पता करिए। 27 में 13 निकाल देंगे, 14 न्यूट्रॉन मतलब इसमें है। अब कार्बन में देखेंगे तो 6 परमाणु क्रमांक है, 6 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन भी 6 ही है, इसलिए भार 6 6 12 होगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, और यानी 7 प्रोटॉन है, 7 क्या हो गए? प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक माने प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन भी नाइट्रोजन में 7 हैं, 7 जो है न्यूट्रॉन भी हैं। तो न्यूट्रॉन 7 और प्रोटॉन भी 7, दोनों को जोड़ दीजिए तो 14 हो गया परमाणु भार। 8 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, तो 16 हो गया भार। सल्फर में देखेंगे परमाणु क्रमांक 16 है, यानी प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं? 16, और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन भी हैं 16, तो 16 16 जोड़ देंगे तो 32 हो गया भार। क्लोरीन में देखेंगे तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, यानी प्रोटॉन कितने हो गए? 17, ठीक। और न्यूट्रॉन देखेंगे तो न्यूट्रॉन इसमें कितने होते हैं? एक तो होता है 18 न्यूट्रॉन वाला क्लोरीन, एक क्लोरीन होता है 18 न्यूट्रॉन वाला, और एक क्लोरीन होता है
ए 20 न्यूट्रॉन वाला। 2 प्रकार के क्लोरीन प्रकृति में हैं, 2 प्रकार के क्लोरीन। तो देखिए 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन, 17 और 18 जोड़ देंगे तो 35 बनता है। इसमें देखेंगे 35 बनता है। और 20 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन और इसको जोड़ देंगे कितना बनता है? 37। यानी क्लोरीन का परमाणु भार 37 भी होता है और 35 भी होता है। क्लोरीन का परमाणु भार 35 भी होता है और 37 भी होता है। 35 उस क्लोरीन का भार है जिसमें 18 न्यूट्रॉन हैं और 37 उस क्लोरीन का भार है जिसमें 20 न्यूट्रॉन है। तो हमने तो 35 लिखे हैं, यहाँ भार देखेंगे, यहाँ भार देखेंगे तो न तो 35 लिखे और न तो 37 लिखे हैं, बल्कि कितना लिखे हैं? 35.5। अब आप सोचते होंगे कि परमाणु भार 35.5 कैसे आया। तो देखिए प्रकृति में 35 वाला कै % है और 37 भार वाला क्लोरीन कितने % हैं, उसके हिसाब से इनका औसत निकालते हैं। तो औसत भार ये क्लोरीन का है, क्लोरीन का ये औसत भार है। अब कैसे औसत निकाले हैं ये फिर आगे दिया गया है, वहाँ से देखेंगे। अभी तो याद करना है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17 और परमाणु भार है 35.5। अब परमाणु भार से आप लोगों को अणु भार निकालने के लिए सीखना है। परमाणु भार देखिए, परमाणु भार है एक अणु है, एक यौगिक है HCl। तो H का भार 1 होता है और Cl का परमाणु भार 35.5 होता है। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो यह Cl का अणु भार बन गया 36.5। और यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2। और सल्फर का परमाणु भार होता है 32 और 4 ऑक्सीजन हैं। यहाँ 4 ऑक्सीजन हैं। एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का होता है तो 4 ऑक्सीजन हो गए 16 चौको 64। अब हाइड्रोजन 2, एक सल्फर 32 और 4 ऑक्सीजन 64 और जोड़ दीजिए 98 हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का परमाणु भार। अब देखिए ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल में एक हाइड्रोजन 1 ग्राम और एक नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 और 3 ऑक्सीजन हैं तो 16 तियाँ 48। क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। इस हिसाब से देखिए तो 1, 14 और 48 जोड़ दिए तो 63 हो गया अणु भार। ये अणु भार निकाल रहे हैं, परमाणु भारों को जोड़ के अणु भार निकाल रहे हैं। देखते हैं कि कौन कौन परमाणु इस अणु में हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का जलयोजित अणु है, हाइड्रेटेड कंपाउंड है, जिसमें जल का अणु भी एडेड दिखाया गया है। H2O 2 मोल इसमें दिखाया गया है, 2 मोल H2O है। 1 मोल ऑक्जेलिक अम्ल है तो 1 मोल ऑक्जेलिक अम्ल के साथ 2 मोल H2O है। तो 1 मोल ऑक्जेलिक अम्ल, ये पूरा ऑक्जेलिक अम्ल है। इतने को इकट्ठा याद कर लेंगे, इतने को इकट्ठा ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं और इतने को कहते हैं H2O, पानी है, ये जल है। तो
ऑक्जेलिक अम्ल का 1 मोल है और ये जो पानी है इसका 2 मोल है। तो इसको देखेंगे तो ये अणु बन गया, एक ये अणु बन गया, इतने को हम एक अणु कहेंगे। अब इस अणु का अणु भार देखिए 126 आ रहा है। और कैसे आया होगा इस पर विचार करेंगे कि कैसे आया होगा। तो कार्बन माने 12 ग्राम, तो 2 कार्बन यानी 24 ग्राम, 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो 4 ऑक्सीजन 16 चौको 64 ग्राम, और हाइड्रोजन 2 यानी 2 ग्राम। और H2O का कभी निकाले होंगे तो 2H का और 16 ये यानी H2O का 18 होता है। इतने का देखेंगे, इतने का 18 यानी 16 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यानी 2 ग्राम, 16 2 18 ग्राम इसका अणु भार होता है H2O का। लेकिन इसमें 2H2O है तो 18 दूना 36 ग्राम हम दोनों H2O का लिखेंगे। अब अगर इनको जोड़ा जाए तो 126 आ रहा है, जोड़ आ गया 126। अब NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बहुत प्रबल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत प्रबल क्षार है, स्ट्रांग बेस इसको कहते हैं, स्ट्रांग बेस यानी बहुत प्रबल क्षार। नाम इसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी बहुत प्रबल क्षार है, वेरी स्ट्रांग। और इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। इसका नाम एक है कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। ये कास्टिक सोडा NaOH को कहते हैं, कास्टिक पोटास KOH को कहते हैं। तो NaOH माने कास्टिक सोडा और KOH यानी कास्टिक पोटास। वैसा नाम, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अणु है, अब इसका अणु भार निकालेंगे तो 40 आएगा। KOH का अणु भार निकालेंगे तो 56 आएगा। अब देखिए सोडियम 1 ठो यानी 23, ऑक्सीजन 1 ठो यानी 16, हाइड्रोजन 1 ठो यानी 1, जोड़ दिए तो 40 आ रहा है। पोटेशियम 39, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, इसको तीनों को जोड़ देंगे तो 56 आ रहा है KOH का अणु भार। इसको कहेंगे यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक प्रकार का चूना है, बुझा हुआ चूना, एक स्लैक्ड लाइम, बूझा हुआ चूना कहते हैं। जो चूना बूझा नहीं है, जिस चीज़ों को हम कहते हैं बिना बूझा चूना, वो होता है CaO। बिना बूझा चूना का सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें हम लोग पानी मिला देते हैं CaO में, जब इसमें मिला देते हैं क्या, पानी H2O मिला देते हैं CaO के साथ, तो पानी में ये घुलने के बाद, पानी में ये मिलने के बाद इस रूप में आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में आ जाता है। इसलिए इसको बूझा हुआ चूना कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। याद कर लीजिए, किसी भी धातु के साथ अगर OH जुड़ा है तो इसको हाइड्रोक्साइड बोलना, हाइड्रोक्साइड। जैसे पोटेशियम के साथ OH जुड़ा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के साथ OH जुड़ा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के साथ OH जुड़ा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप सोचेंगे
कि कैल्शियम में 2 OH क्यों है, जबकि इनमें पोटेशियम में 1 OH है, सोडियम में 1 OH है, कैल्शियम में 2 OH क्यों है। ये सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक, तो देखिए ऐसा क्यों है। देखा जाए तो आवर्त सारणी खोलेंगे, आवर्त सारणी में दूसरे वर्ग में जाएंगे, दूसरे वर्ग में अगर जाएंगे आवर्त सारणी में, तो दूसरे वर्ग में एक तत्व मिलेगा बेरिलियम, और उसके नीचे आएंगे दूसरे ही वर्ग में तो मिलेगा आपको मैग्नीशियम, और दूसरे ही वर्ग में और नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको कैल्शियम, दूसरे वर्ग में और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा स्ट्रांशियम, दूसरे वर्ग में और नीचे आइए तो आपको मिलेगा बेरियम। चूँकि सब दूसरे वर्ग में हैं इसलिए इन पर डबल प्लस बनता है। इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 2+, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के डबल प्लस, ऐसा इनका आयन बनता है। कैल्शियम का आयन कैसा बनेगा, Ca++। तो जब इस पर डबल प्लस है कैल्शियम पर, और OH को देखेंगे, OH यानी हाइड्रोक्साइड को अगर आप देखेंगे तो OH में 1- होता है, तो इसको डबल प्लस है, तो ऐसे ऐसे OH इसको 2 चाहिए तब बैलेंस हो पाएगा। क्योंकि 1+ होता तो 1 OH लेता, जब इसमें 2+ है तो 2 OH लेगा। तो देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक कैल्शियम के साथ 2 OH, क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप का है, ये जो है ग्रुप नंबर 2 का है कैल्शियम, इसलिए कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2, इसलिए 2 OH लिया है। अब देखा एक कैल्शियम अकेले होता है, इसका भार 40, और O देखेंगे तो 2 ठो O हो गए, तो दोनों O मिला करके कितने हो गए, 32। हाइड्रोजन भी देखेंगे तो अब 2 हो गया, तो हाइड्रोजन दोनों मिला के 2। अब इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो 74 हो गया, और 74 क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार। अब ये देखिए सोडियम कार्बोनेट लिखे हैं, सोडियम कार्बोनेट, जो वॉशिंग सोडा हम लोग बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, जिससे कपड़ा धोते हैं, इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा जो है, धावन सोडा यही है, यही सोडियम कार्बोनेट को ही धावन सोडा कहते हैं। बस इतना इसमें और अंतर हो जाता है कि इसी के साथ 10H2O रहता है, यानी 10 और H2O। जब धावन सोडा की बात करेंगे तो 10H2O इसी में और जुड़ा रहेगा, जैसे इसमें हम अभी दिखाए थे ऑक्जेलिक अम्ल में 2H2O है, तो ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर 10H2O यहीं पर डाल दें यहीं पर, तब इसको हम धावन सोडा कहने लगेंगे। लेकिन जब तक H2O उसमें नहीं है धावन सोडा कहना नहीं ठीक है, लेकिन रासायनिक सूत्र यही है, खाली जल का अणु का अभाव है, मूल सूत्र सोडियम कार्बोनेट है, धावन सोडा का ही ये अंग है। अब एक सोडियम आप जानते हैं कि एक सोडियम कितने का होता है, यहाँ से भी देख लीजिए 23 ग्राम। तो यहाँ पर तो 2 सोडियम हैं तो 46 ग्राम होंगे, और कार्बन 1 ठो है तो 12 ग्राम, ऑक्सीजन 3 ठो है इसलिए 48 ग्राम, जोड़ने से अणु भार आ गया 106। सोडियम अभी दिखाई चुके 23 इसका परमाणु भार। क्लोरीन का औसत निकाले थे, बताए थे 35.5 होता है,
वैसे तो क्लोरीन का भार देखेंगे, बता चुके हैं कि 35 होता है कुछ क्लोरीन का भार, और कुछ क्लोरीन का भार 37 होता है। लेकिन दोनों का एवरेज निकालते हैं प्रतिशत मात्रा के आधार पर, तो 35.5 आता है, 35.5। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तब 58.5 अणु भार आ गया NaCl का। तो NaCl का अणु भार, KCl का अगर अणु भार आप निकालेंगे तो K का परमाणु भार 39 और Cl माने 35.5, दोनों को जोड़ दें तो 74.5। अब ये देखिए, इतने हम परमाणु भार से अणु भार निकालना सिखाए। अगर किसी से नहीं बनता है तो दोबारा तिबारा इसको इसीलिए YouTube में हम डाल रहे हैं। पहले गूगल मीट से पढ़ा रहे थे तो उसमें दिक्कत ये थी कि पढ़ा दिए, जो सुन लिए, बाद में फिर रिपीट करने का सुनने को मन पड़ा तो नहीं बनता था। अब इसको आप आराम से 1 बार 2 बार 3 बार इसको देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। अणु भार, फिर से अणु भार की बात आ गई। जैसे ये HCl है, HCl का अणु भार 36.5, ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये तीनों अम्ल हैं। ये देखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल और ये नाइट्रिक अम्ल, ये ऑक्जेलिक अम्ल। चार एसिड हमने दिया है और चारों का यहाँ भार लिख दिए हैं अणु भार। तो अणु भार निकालना हो तो निकाल लेंगे। H माने 1, Cl माने 35.5, जोड़ का हो गया 36.5। तो ये तो निकालना हमने सिखा दिया है। अगर परमाणु भार आप याद कर लिए हैं जो शुरू में दिए हैं, तो जैसे हम ये निकाले हैं ये सब, ऐसे आप किसी का भी निकाल लेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगा। अब हम ऐसा सोचे कि निकालेंगे, जब निकालेंगे तब प्रैक्टिस अपना करते रहेंगे। एक टेबल क्यों न बना दिया जाए कि ये सारे मुख्य यौगिक, चाहे अम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे ये लवण हो, कोई भी चीज़ है, अम्ल क्षार लवण, जो प्रमुख हैं उनको एक टेबल में ऐसा रख दें कि इनको निकालने तो सीखबे करें, इसके अलावा इनको याद भी हो जाए कि HCl का भार 36.5, H2SO4 का 98, नाइट्रिक अम्ल का 63, ऑक्जेलिक अम्ल का 126, कास्टिक सोडा का 40, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 56, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74, सोडियम कार्बोनेट 106। तो ये परमाणु भार आप सीधे याद भी नहीं होगा भाई, ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि सीधे याद करेंगे भी, याद हो भी जाएगा, ये टिकते नहीं हैं। इसलिए याद करने से अच्छा है आप बैठ करके बार बार ऐसे निकालिए कि सोडियम 23, Cl 35.5, फिर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 58, KCl यानी K 39, और ये जो है 35.5, और इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 74.5। याद करने से तो अच्छा यही है कि इसको आप बार बार एक रफ लेकर के निकालिए। निकालते निकालते ही ये सूत्र याद हो जाएगा। दूसरी चीज़, अपने अंदर एक स्टडी के लिए एक रुझान पैदा होता है। वो रुझान अगर मिल गया तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे। देखिए, ये इसको हम लोग कापर सल्फेट कहते हैं, और कापर सल्फेट देखा ये भी है, लेकिन इसमें 5H2O ऐड है, इसलिए हम उसका नाम रख लिए नीला थोथा। और H2O जब ऐड नहीं था तो इसको हम कह रहे थे कापर सल्फेट। ये अभी निर्जल है, यहाँ लिख भी सकते हैं निर्जल, ठीक। तो अगर निर्जल कापर सल्फेट है
तो उसका भार आ रहा है 159। अगर उसमें 5 मोल H2O जुड़ गया तो नीला थोथा बन गया, तब इसका अणु भार हो गया 249। तो ये याद भी रहे और निकालने का भी प्रैक्टिस करेंगे। ये है पोटेशियम परमैंगनेट, इसको कहेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। इसको कुछ लोग लाल दवा भी कहते हैं। कुआं में कीड़ा मारने के लिए कुएं का पानी अगर उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो लाल दवा के नाम से बाज़ार में कहीं मिलता है, इसको कुआं में डाल देते हैं तो बैक्टीरिया मर जाती है। और क्यों मर जाती है? इसमें जहर, क्या ये जहर है? तो देखिए जहर वहर ये नहीं है। ये क्या होता है? ये होता है ऑक्सीकारक प्रकृति का। तो जब ये पानी में घुलता है तो ये अणु टूट जाता है। टूटने के बाद ऑक्सीजन का परमाणु उत्पन्न करता है, ऑक्सीजन का परमाणु उत्पन्न कर देता है। ये टूटने के बाद एक्टिव ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं एक्टिव ऑक्सीजन, और इतना तेज होता है कि ये जब यहाँ से अलग होगा तो ऑक्सीजन एक क्षण मात्र के लिए ऑक्सीजन परमाणु बनेगा और तत्काल ये किसी न किसी से जुड़ करके कोई न कोई यौगिक पुनः बना लेगा। तो इसके कारण, इसी एक्टिव ऑक्सीजन के कारण कीड़ा नष्ट हो जाते हैं। तो ये केमेनोफोर का नाम जो है वैसे है पोटेशियम परमैंगनेट। पानी में अगर इसको डाल देंगे तो बिल्कुल गुलाबी गुलाबी फर्स्ट क्लास विलियन दिखाई देगा। और ये जो है अणु भार इसका निकालेंगे तो 158, अब निकाल के देखेंगे। पोटेशियम 39 करेंगे, मैग्नीज का 52 कर देंगे, 4 ऑक्सीजन 64, 158 आ जाएगा। ये फेरस सल्फेट है तो ये भी लवण, ये भी एक लवण है। इसका नाम है फेरस सल्फेट। इसका भार निकालेंगे तो 152 आ जाएगा। तो देखिए हम धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि आप 11th क्लास में हैं। 11th क्लास की न्यू ऐसी होती है कि कुछ बच्चे हैं कि H2O कहना भी उनके लिए बहुत कठिन है। H2O ये पानी का सूत्र है, इतने उनके लिए पहाड़ है। और इसको ऑक्सीजन कहते हैं, इसको हाइड्रोजन कहते हैं। जब इतने में वो उलझे हुए हैं तो बहुत सारे हाई फाई चीज़ हम बता के करेंगे क्या? ठीक, इसको आप बड़े आराम खोलेंगे आप। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस बात पर ध्यान देते हैं कि रासायनिक क्रिया क्या है, उस बात पर देखिए। ये है हाइड्रोजन 2 मोल, यहाँ बगल में 2 लिखा है तो 2 मोल इसको कहना चाहिए। जब हाइड्रोजन बगल में 2 लिखा है तो 2 मोल। O2 माने ऑक्सीजन का अणु। और वहाँ भी देखिए, वहाँ भी देखें तो ऑक्सीजन का एक अणु परमाणु भार के हिसाब से देखेंगे तो ये 32 ग्राम है, 16 दूना। हाइड्रोजन पूरा मिला के देखेंगे तो 4 हाइड्रोजन यानी 4 ग्राम। ठीक, तो इस तरह से 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन जब मिलते हैं, उचित परिस्थिति में जब ये मिलते हैं तब इनके बीच रासायनिक क्रिया होती है तो एक नया पदार्थ बनता है, पानी। एक नया पदार्थ बन गया, पानी। तो ये इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक संयोग हो गया। आप कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रासायनिक संयोग हो गया। तो कुल मिला के हमको रासायनिक संयोग पढ़ना है, यानी 2 पदार्थ मिल करके रासायनिक क्रिया करेंगे जिसको हम कहते हैं उनके बीच रिएक्शन होगी।
तो जब रिएक्शन होता है तो कैसे रिएक्शन होता है, उसके नियम क्या हैं, ये हम 5 नियम बताएंगे रासायनिक संयोग के लिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम बोलेंगे, गुणित अनुपात का नियम बोलेंगे, स्थिर अनुपात का नियम बोलेंगे, तुल्य अनुपात बताएंगे, गेलुसेक का आयतन संबंधी नियम बताएंगे। तो जब समझना तब समझना, पहले करना क्या चाहिए कि रासायनिक संयोग के कितने नियम हैं, तो हमको याद आ जाना चाहिए कि 5 नियम है और नाम भर तत्काल याद आ जाए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम, गेलुसेक का आयतन संबंधी नियम। जैसे कोई लाइव पढ़ रहे हो, मान लीजिए अभी जो अभी तुरंत पढ़ रहे हों, तो जो होशियार बच्चे होते हैं, हम जब बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो वो भी अपने मन में तुरंत अपनी जीभ होंठ डुलाते हैं और रिपीट करते हैं साथों साथ। तो एक बहुत ही सार्थक उसका उद्देश्य होता है और मेमोरी में तत्काल वो मतलब पहुंचने लगता है। तो कुल मिलाकर रासायनिक संयोग का हमको नियम बताना है और यही 5 नियम बताना है। इससे पहले हम 2 लाइन लिख दें इसके बारे में। देखिए, तत्व के परमाणु रासायनिक क्रिया करते हैं तो यौगिक बनता है। सही, तत्व के परमाणु रासायनिक क्रिया करते हैं तो यौगिक बनता है। यही है रासायनिक संयोग। तो रासायनिक संयोग तो हम बता दिए कि तत्वों के परमाणु रासायनिक क्रिया करते हैं तो यौगिक बनता है। इसी को हम कहेंगे रासायनिक संयोग। देखिए, आप लोग छोटे छोटे चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें भी कोई अगर सुनेगा, अभी वीडियो देखेगा, तो उसको लगेगा कि पढ़ाने वाला शायद परफेक्ट न हो, क्योंकि वो कह रहा है कि तत्व के परमाणु रासायनिक क्रिया करते हैं। तो कहने का मतलब वो ये नहीं जानते कि परमाणु भर रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं, अणु भी रासायनिक क्रिया करते हैं। और जिनको कह रहे हैं कि यौगिक बनता है, तो यौगिक बनते नहीं है, यौगिक रासायनिक क्रिया भी करते हैं। तो हमारा उद्देश्य इसके पीछे जो है वो अलग है। ठीक, माने इसको कोई गलत नहीं कह सकता। जो हम लिखे हैं गलत कोई नहीं कह सकता। उसको गलत महसूस हो सकता है और पुनः जब बहुत गहराई से जाएगा तो पुनः उसका सही हो जाएगा। तो देखिए, तत्व के परमाणु रासायनिक क्रिया करते हैं तो यौगिक बनता है। तो यही है रासायनिक संयोग। इसी को कहते हैं रासायनिक संयोग, केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक संयोग। अब रासायनिक संयोग पर 5 नियम दे रहे हैं। ये 5 नियम हमें सदैव याद रहना चाहिए। बताइए, 5 नियम जो हम दे रहे हैं, ये 5 नियम अगर किसी का पढ़ने की इच्छा है तो तुरंत याद हो जाएगा। हमारे बोलते ही बोलते वो याद हो जाएगा, क्योंकि 10वीं 11वीं के बच्चों का दिमाग होता है बहुत कोमल। अगर वो चाहें तो तत्काल याद होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम जो ये है, इसी को कुछ लोग व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी कहते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया कि तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब ये गैलुसेक का नियम है। गैलुसेक का नियम है
आयतन संबंधी नियम, यानी ये नियम आयतन की बात करता है, वो भी गैसों के आयतन की बात करता है। अगर रिएक्शन करने वाले या रिएक्शन से बनने वाले पदार्थ गैस नहीं हैं, अगर ठोस हैं, द्रव हैं, तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये नियम लागू तभी तक होगा जब जिनका रिएक्शन कराएंगे आप, जिनके बीच रासायनिक संयोग आप कराएंगे, वो गैस रूप में रहें, और जो बनेगा रासायनिक संयोग के बाद वो भी गैस हो, यानी अभिक्रिया करने वाले गैस हों और अभिक्रिया के बाद जो बनने वाला चीज़ है उत्पाद वो भी गैस हो, तब ये नियम लागू होता है। और वो भी इनके परमाणु भार, अणु भार, द्रव्यमान की ये बात नहीं करेगा, ये मोलर आयतन की बात करेगा, मोलर आयतन की बात करेगा। तो जब इस नियम को कोई बताएगा तो हम समझ लेंगे। अभी आपको थोड़ा सा मेमोरी में लाने के लिए बोल दिए, क्योंकि गै-लुसेक का नियम जब आप बोलेंगे तो हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात याद आ जाए कि ऐसा बोला गया था कि यह गैस भर के लिए लागू है। ठीक, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब आ जाइए, ये पढ़ो लिख दिए हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते दिमाग को थोड़ी ऊर्जा चाहिए, रचनात्मकता चाहिए, कोई उपदेश चाहिए। ऊपर 5 नियम हैं, याद कर लो। साफ साफ फिर कह रहे हैं याद कर लो, फिर समझाते हैं। हम कह रहे हैं कि मत समझो, अभी याद कर लो। जो भी दे रहे हैं सब लिखते जाओ और याद करते जाओ। ठीक, केमिस्ट्री माने आनंद, ये इस तरह के शब्द बीच में हम इसलिए लिख देते हैं, मूड चेंज होना चाहिए। क्योंकि किसी के पढ़ाने से कुछ भी नहीं पल्ले पड़ना है जब तक आपके दिमाग में रोचकता न आए, आनंद की अनुभूति न हो, थोड़ा नयापन न हो, तब तक पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अब आ जाइए, पहला नियम, 5 नियम की जो हम बात किए हैं उनमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम कई बार इसलिए बोल रहे हैं कि बोलते बोलते दिमाग में लकीर पड़ना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन उचित परिस्थिति पाने पर अभिक्रिया करते हैं, यानी रासायनिक संयोग करते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, तो प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनता है H2O। यानी कौन सा उत्पाद बना, पानी, जल। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रिएक्शन तो हमने लिख दिया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर पानी, रिएक्शन हमने लिख दिया। अब देखिए इसको बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन कैठो है, 2 ठो है, और हाइड्रोजन कैठे है 2 दूना 4 इधर। अब यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन इधर भी 2 है, और हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 दूना 4 है। तो यहाँ देखिए ये हम क्या बता रहे हैं, फिर से हम थोड़ा सा फिर रिटर्न होते हैं। ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से पानी बना। अब हाइड्रोजन का भार 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन, यानी इसको हम 4 ग्राम कहेंगे।
एक ऑक्सीजन परमाणु 16 ग्राम होता है, तो O2 माने 16 दूना 32 ग्राम, और H2O देखेंगे तो 16 2 18 और OH का दुगना 36 ग्राम। तो यहाँ हम क्या दिखाना चाहते हैं, फिर होश में आ जाओ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी जितना ग्राम पदार्थ हम अभिक्रिया कराने के लिए हैं, यानी 32 4 36 ग्राम अभिकारक लिए, अगर ये पूरा क्रिया कर लिए तो उत्पाद भी बनेगा 36 ग्राम। यानी कहने का मतलब जितना ग्राम अभिकारक था, अभिक्रिया के बाद वो उत्पाद बन गया, लेकिन द्रव्यमान संरक्षित रहा। द्रव्यमान संरक्षित रहा, द्रव्यमान नहीं बदला, द्रव्यमान का विनाश नहीं हुआ। यानी ये नियम कहता है कि रासायनिक क्रिया के समय द्रव्यमान का विनाश नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 8 किलो गेहूं लेकर के चक्की में गए और फिर वहाँ आटा बना 8 किलो आटा हमको नहीं मिला, चक्की वाला कहा कि 50 ग्राम जरन चला गया। ठीक, तो आटा में चला जाता होगा, लेकिन रासायनिक क्रियाओं में ऐसा नहीं है। रासायनिक क्रियाओं में जितना ग्राम अभिकारक रहेंगे, आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट भी उतने ग्राम बनते हैं। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट हुए